नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी गूंगी शीर्षक से लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। सुभाषिणी की कोई सहेली हो ही नहीं सो बात नहीं। गांव घर में दो गाय हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिणी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथन गति को भलीभांति पहचानती है। सुभाषिणी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती। सुभाषिणी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिणी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिणी की सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मन वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सिंग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और एक बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाषिणी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उसे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तब सुभाषिणी को गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और सुभाषिणी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह जैसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता, मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिणी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा है और वह है गूंगी। अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिलिकियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांवों में 2-4 निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहाँ कहीं भी एक आध की कमी देखी, वहीं से चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिणी से उसकी भेंट हुआ करती है। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिणी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिणी को सुभा कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुभा को सू कहकर पुकारता। सुभाषिणी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं अपने हाथ से लगा कर लाती, और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे।
उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और न कुछ कर ही सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे प्रताप देखकर दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सु, मैं या करामात, मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिणी यदि जलपरी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित सैया पर कौन बैठी है, और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपनी वाड़ीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है, सु, मेरी सु। आज मड़ियों से जटित, गंभीर, निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बन बैठी है। तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सु प्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाड़ीकंठ के घर पैदा हुई है, और इसीलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।